ये लेकिन ये तो खुला। स्क्रीन शेयर्ड है। हम्म। सबसे पहले चैप्टर सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 10 भी लंबा है, सेक्शन 11 भी लंबा है। सेक्शन 12, 12 AA, 12A और 13, ये सेक्शन छोटे हैं, एक एक दो दो पेज के या 3 पेज के। ये एक ही पेज का सेक्शन है। इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस। तो एक वाली बात बिल्कुल अभी ठीक, अभी जो वीना जी बता रही थी उसमें वेबिनार में ये बता रहे थे कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट या एक सबसे पहले तो ट्रस्ट का मतलब, हम जब भी हम यहाँ पे ट्रस्ट की बात करेंगे, ट्रस्ट का मतलब हमारी सोसाइटी भी है और सेक्शन 8 कंपनी भी है, क्योंकि वो तीनों को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल पर्पसेस या रिलीजियस पर्पसेस के लिए फॉर्म किया जा सकता है। जब भी हम ट्रस्ट हम यहाँ लिख पढ़ रहे हैं तो ट्रस्ट का हमारा मतलब सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी से भी है। दूसरी बात, रजिस्टर्ड ट्रस्ट और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, इसमें जो डिफरेंस वो बताया था उन्होंने कि हम जब भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात कर रहे हैं वो हमारा मकसद है सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तब हम, अगर सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है तो उसे हम रजिस्टर्ड बोलेंगे, अगर सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड है। मीनिंग देयर भाई कि भाई जो सोसाइटी है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो रजिस्टर है ही, पर यहाँ के पर्पस के लिए जब वो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड होगी तभी हम उसको रजिस्टर्ड बोलेंगे। ऐसी ट्रस्ट, जब ट्रस्ट बना उसने रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराया, सेक्शन 8 की कंपनी बनी तो एमसीए में रजिस्टर कराया, पर यहाँ का पर्पस जब हम रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं उसका मीनिंग ये है कि सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है, अगर सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस बैकग्राउंड के साथ सेक्शन 12 शुरू करते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, any voluntary contributions received by a trust created wholly for charitable or religious purposes or by an institution established wholly for such purposes। तो ट्रस्ट जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए, होली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो क्रिएट किया गया है, या कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन राशि का ना। जो इस पर्पसेस के लिए, मतलब चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्रिएट किया गया है, एस्टेब्लिश हुआ है, उस ट्रस्ट या एंटिटी या इंस्टीट्यूशन को जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव होंगी या होती हैं, और इसमें उसने एक्सक्लूड किया है नॉट बीइंग कंट्रीब्यूशंस मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिली है उनको, दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। कि वो जो कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्शन उसमें क्या है कि वो कॉर्पस फंड का पार्ट बनेंगे। अगर ऐसी कॉर्पस फंड का पार्ट बनने की डायरेक्शन के साथ रिसीव हुई है कंट्रीब्यूशन, तो उस कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हम, अभी हम उसके अलावा जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। शेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 be deemed to be income derived from property held under trust wholly for charitable or religious purposes, and the provisions of that section and section 13 shall apply accordingly। तो सेक्शन 11 के पर्पस से वो जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस हैं कॉर्पस फंड वाली को छोड़ के, वो उस ट्रस्ट की उस प्रॉपर्टी से जो कि होली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए रखी हुई है, उससे होने वाली इनकम डीम्ड इनकम मानी जाएगी। और प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन, मतलब सेक्शन 11 के प्रोविजंस और सेक्शन 13 के सेक्शन उस इनकम पे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे। अगर मेरा कोई मीनिंग गलत जा रहा हो तो पहले बता देना। प्रॉपर्टी का मतलब है, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का मतलब है कि ट्रस्ट जो बनाया या सोसाइटी जो भी बनाई उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एक्चुअल तो उस प्रॉपर्टी से आ नहीं रही। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी इंक्लूड्स आपकी एफडीआर, एवरीथिंग, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑल एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट। तो जैसे एक ट्रस्ट बन गया, उसमें चाहे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन, ट्रस्टी जो सेटलर है जिसने ट्रस्ट बनाया, जिसने ऑथर है जो ट्रस्ट का, उसने सिर्फ 10 रुपए दिए, उस ट्रस्ट को के नाम ट्रांसफर कर दिए और उसको एक ट्रस्ट रजिस्टर हो गया। अब वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी तो 10 रुपए है, चाहे वो 10 रुपए के फॉर्म में पैसा रखा हो, चाहे एफडी रखी हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी खरीद लियो, कुछ भी कर लिया हो, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब किसी भी, अगर हम जनरल बात करें इनकम टैक्स में, किसी भी पर्सन, क्योंकि ट्रस्ट और ये सोसाइटी ये सब
इंडिविजुअल पर्सन हो गए, सेपरेट पर्सन एंटिटी। तो किसी भी पर्सन की जो इनकम है वो उस जो प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उससे होने वाली जो रिसीट्स है, इनकम है, वो उसकी इनकम होती है ना। अब ट्रस्ट अपने आप में तो जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आई वो तो डोनेशन आई है, वो डोनेशन उसकी प्रॉपर्टी से नहीं आई है, लेकिन सबसेक्शन 1 वो एनेबल कर रहा है कि ये जो कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आएगा एक्सेप्ट उन कंट्रीब्यूशन को छोड़ के, एक्सेप्ट वो जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ आई है कि कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगी, वही वाली डोनेशंस जो हैं कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी, वो ये माना जाएगा कि उस ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी है, उस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उससे ड्राइव हुई है, डीम्ड टू हैव बीन ड्राइव्ड, डीम्ड इनकम मानी जाएगी ब्रो, डीम्ड टू बी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। और वो कौन सा ट्रस्ट? जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए है। इसमें एक मेजर डिफरेंस उन्होंने ये बताया था कि एक इंडिविजुअल की रिटर्न या किसी कंपनी की या किसी और की हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो जिस अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में डालते हैं हम, और ट्रस्ट में उन्होंने बताया था कि इसमें एक ही हेड जाएगा, इसमें चाहे आपकी एफडी से इंटरेस्ट हो, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे उसको अलग अलग हेड्स में नहीं दिखाना इफ यू आर रजिस्टर्ड। यस, तो उन्होंने ये बताया था बेसिकली, जब हम सेक्शन 11, 12, 13 की बात कर रहे हैं, जिस ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन 11, 12 और 13 एप्लीकेबल हो गए, तो उसके लिए 13 के बाद सेक्शन 14 एंड ऑनवर्ड वो एप्लीकेबल ही नहीं है। और जब सेक्शन 14 एंड ऑनवर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है तो बिजनेस पर्पसेस, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन वाले ये सब जितने सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उन जो भी जिस भी तरह की इनकम है ट्रस्ट या सोसाइटी को जिस पे सेक्शन 11, 12, 13 लग गए, वो जो है उनके लिए जो भी इनकम है वो ट्रस्ट की इनकम है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ना कि बिजनेस की इनकम, ना कि कैपिटल गेन की इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम, राइट। तो अब सबसेक्शन 2 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी सर्विसेज बीइंग मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज made available by any charitable or religious trust running a hospital or medical institution or an educational institution। कोई भी ऐसा चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट जो कि हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है और वो अकॉर्डिंगली मेडिकल या एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? टू एनी पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए, क्लॉज बी, clause C, clause CC, clause D of subsection 3 of section 13। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज CC, क्लॉज D के अंतर्गत आता है, उस पर्सन को जो मेडिकल या एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की गई उस चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट ने, जो कि हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है, उस सर्विसेज की जो वैल्यू है, shall be deemed to be income of such trust। वो सर्विसेज की वैल्यू उस ट्रस्ट की डीम्ड इनकम मानी जाएगी, derived from property held under trust wholly for charitable or religious purposes during the previous year। Naturally वो जो सर्विसेज during the previous year की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर मेरे को जो इशू आ रहा है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन, मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन की बात कर रहा है। तो जो हम सर्विसेज मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन अगर हम करेंगे तो वो हमारा खर्चा है, स्टिल वो कह रहा है वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी उस ट्रस्ट की और उस प्रॉपर्टी से जो कि उस ट्रस्ट ने होली और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए रखी है, during the previous year in which such services are so provided। उस साल में जिस साल में वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, and shall be chargeable to income tax notwithstanding the provisions of subsection 1 of section 11। section 11 subsection 1 में जो मर्जी का हो, उसके बावजूद ये enabling section है section 12 का subsection 2, वो उसकी इनकम मानी जाएगी उस साल की। explanation: For the purposes of this subsection, the expression value shall be the value of any benefit or facility granted or provided free of cost or concessional rate
to any person referred to in that clause. तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए या बी या सी या सीसी या डी का जो सेक्शन का जो पर्सन है, जो रेफर किया पर्सन है, उसको जो भी वो सर्विसेज सबसेक्शन 2 में बता रहे हैं वो दी गई हैं या प्रोवाइड की गई हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं चाहे कंसेशनल रेट पे दी हैं, वो उसकी वैल्यू ऑफ बेनिफिट को लेंगे, चाहे फ्री है चाहे कंसेशनल रेट है। तो सर ये जो पैसा सिर्फ वैल्यू के बेस पर लेंगे या जो पैसा रिसीव हो रहा है उस बेस पे लेंगे? देखो सबसेक्शन 1 ने बताया कि जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई वो इनकम है। हाँ। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो भी इनकम है। और उसकी जो वैल्यू की बात कर रहा है वो वैल्यू है जो उसको बेनिफिट दिया गया या जो उसे फैसिलिटी ग्रांट की गई या प्रोवाइड की गई, भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, कंसेशनल रेट दी, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो उसको लेंगे। ये एक्चुअली वैसे भी जब हम सेक्शन 11 और 13 पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये शायद समझ आएगा। उसके बाद समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं ना कि उस क्लॉजेस में बंदे कौन है। आते हैं, कोई बात नहीं। सबसेक्शन 3, notwithstanding anything contained in section 11, कुछ भी कहो सेक्शन 11 में, any amount of donation received by the trust or institution in terms of clause D of subsection 2 of section 80G, तो 80G subsection 2 clause D में जो भी डोनेशन रिसीव की है ट्रस्ट या ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, भले ही सेक्शन 11 में कुछ भी कहा हो, in respect of which accounts of income and expenditure have not been rendered to the authority prescribed, जिसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया नहीं गया, अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या तो बनाया नहीं गया या अथॉरिटी को रेंडर नहीं किया। कौन सी अथॉरिटी को? जो प्रिस्क्राइब किया अंडर क्लॉज वी बोलते हैं ना, वी और सबसेक्शन क्लॉज वी और सबसेक्शन 5C ऑफ दैट सेक्शन, सेक्शन 80G के सबसेक्शन 5C क्लॉज वी के अंदर जो अथॉरिटी बताई है कि इस अथॉरिटी को आपने इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना के देना है। अगर वो इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट उसको रेंडर नहीं किया उस अथॉरिटी को, तब जो भी डोनेशन उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ने रिसीव की है 80G सबसेक्शन 2 और क्लॉज डी में, भले ही सेक्शन 11 कुछ भी कहता रहे, और वो जो इनकम एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दैट क्लॉज, और which has been utilized for purposes other than providing relief to the victims of earthquake in Gujarat, or which remains unutilized in terms of subsection 5C of section 80G and not transferred to the Prime Minister's National Relief Fund on or before the 31st day of March 2004 shall be deemed to be the income of the previous year and shall accordingly be charged to tax. इस specific year के लिए जब वो गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ किया होगा, सबसेक्शन 5C उन्होंने बनाया होगा कि भाई जो भी आपने उसके लिए डोनेशन मिली जो गुजरात के अर्थक्वेक के लिए आई है, उसको उस पर्पस के लिए खर्चना है। अगर नहीं किया उस पर्पस के लिए तो या इनकम एक्सपेंडिचर नहीं दिया जो कि सबसेक्शन 5C क्लॉज बी में दिया 80G के, और जो बैलेंस बचा या ट्रांसफर नहीं किया पीएमएनआरएफ में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को 31/3/2004 से पहले, तो वो सारी चीजें इनकम मान ली जाएंगी उस ट्रस्ट की और अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज होगा। ये 2001 में आया था एक्चुअली अर्थक्वेक गुजरात में, जनवरी 2001 में, 26 जनवरी 2001। ओके, वो 3 साल दे दिए थे उन्होंने, वो कह रहे हैं अब नहीं, अभी भी नहीं यूटिलाइज किया तो फिर दो, ट्रांसफर कर दो नहीं तो टैक्स लगेगा। ठीक है। और वो 26 जनवरी 2001 को जिस दिन भी ये साइक्लोन आया था उस दिन मैं रात को दिल्ली से चला था गुजरात के लिए, पीएनबी के कोई बैंक ऑडिट थी भुज से थोड़ा सा और आगे, तो रात को मैं ट्रेन में था और वहां उस समय जो भी साइक्लोन आया था, साइक्लोन नहीं आया था, भूकंप आया था तो सारी बिल्डिंग गिरी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो सब गिरा चुका था भुज में, और हम लोग गए थे शिमला सुबह निकले, रात को जब शाम को होटल में खोला। आप सेक्शन 12A पे आ जाते हैं। ये क्या हो गया सेक्शन 12A? अब सेक्शन 12A के लिए जो टॉपिक का नाम दिया हुआ है वो है कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। तो 12A के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं
कंडीशंस को फॉलो या ना फॉलो करें तो सेक्शन 11 और 12 की एप्लीकेबिलिटी आएंगी। वो जो कंडीशंस हैं वो 12 में दी हैं। सबसेक्शन 1, the provisions of section 11 and section 12 shall not apply in relation to the income of any trust or institution unless the following conditions are fulfilled namely, तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होंगे उस इनकम से रिलेशन में किसी भी ट्रस्ट की, जब तक कि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। ए, द पर्सन इन रिसीट ऑफ इनकम has made an application for registration of the trust or institution in the prescribed form and in the prescribed manner to the principal commissioner or commissioner before the 1st day of July 73 or before the expiry of a period of 1 year from the date of the creation of the trust or the establishment of the institution, whichever is later, and such trust or institution is registered under section 12AA. तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई इनकम मिली, जब तक कि उसने एप्लीकेशन, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन, ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए जो एप्लीकेशन अगर नहीं दी तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में किसको देनी है? प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स या कमिश्नर इनकम टैक्स को। एक्ट के हिसाब से 1 जुलाई 73 अगर पुराना ट्रस्ट था तो, या जिस साल उसको इनकम मिली है उसके 1 साल के अंदर, जब वो बनाया था ट्रस्ट, नहीं, जब वो ट्रस्ट बनाया था उसके 1 साल के अंदर, whichever is later, और जो इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड किया सेक्शन 12AA में। बेसिकली ये सेक्शन 12AA की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। सेक्शन 12AA में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सेक्शन 11 और 12 उसको एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब सिंपल सी बात है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और उसको जब ट्रस्ट बनाया उसके 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। यहां पर वो ये कह रहा है, प्रोवाइडेड that where an application for registration of the trust or institution is made after the expiry of the period of foresight 1 साल के बाद, the provision of section 11 and 12 shall apply in relation to the income of such trust or institution. Provided proviso दिया, अगर एप्लीकेशन लगाई है रजिस्ट्रेशन की लेकिन देर से लगाई है, जो 1 साल का पीरियड दिया है ट्रस्ट बनाने के, 1 साल के अंदर लगानी है लेकिन बाद में लगाई, तब सेक्शन 11 और 12 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे उस इनकम से रिलेटेड। फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट, कब से? जिस दिन वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ उस दिन से। और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इफ द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इज फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग satisfied that the person in receipt of the income was prevented from making the application before the expiry of the period aforesaid for sufficient reasons. तो यहाँ पे वो रिलीफ भी दे दिया कि अगर लेट भी है तो अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो कि रीजन रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में, सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो एप्लीकेशन जो लेट लगी है वो प्रिवेंटेड था एप्लीकेशन को लगाने में before the expiry of the aforesaid period, sufficient reasons थे। Second, from the first day of the financial year in which the application is made, if the principal commissioner or commissioner is not so satisfied. तो सेक्शन 11 और 12 के जो प्रोविजन उस इनकम पे अप्लाई होंगे अगर वो सेटिस्फाई जाता है रीजन रिकॉर्ड करके, क्योंकि जो लेट है, डिले है, वो सफिशिएंट रीजंस थे एप्लीकेशन ना लगाने के, डिले लगाने के, तो जिस दिन से ट्रस्ट क्रिएट हुआ उस दिन से एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई है उसका उस फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन, मतलब 1 अप्रैल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो उस दिन से वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। Provided further that the provisions of this clause shall not apply in relation to any application made on or after the 1st day of June 2007। और ये भी दे दिया इस क्लॉज के प्रोविजन, मतलब ए क्लॉज के प्रोविजन 1 जून 2007 के बाद अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है तो उसके लिए एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल हमारे लिए तो ये अभी रिडंडेंट हो गया, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था यहाँ तक।
AA clause AA, the person in receipt of the income has made an application for registration of the trust or institution on or after 1st day of June 2007 in the prescribed form and manner to the principal commissioner or commissioner, and such trust or institution is registered under section 12AA. तो अगर 1 जून 2007 के बाद कोई एप्लीकेशन लगती है और वो ट्रस्ट सेक्शन 12AA में रजिस्टर हो जाता है, तब सेक्शन 11 और 12 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव से चल रहा है, शैल नॉट अप्लाई अनलेस, तो तब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब सेक्शन 11 जो सेक्शन 11 और 12 के जो प्रोविजंस है वो उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है। AB clause AB, the person in receipt of the income has made an application for registration of the trust or institution in a case where a trust or an institution has been granted registration under section 12AA or has obtained registration at any time under section 12A as it stood before its amendment by the Finance Number 2 Act 1996, 33 of 1996, and subsequently it has adopted or undertaken modifications of the object which do not conform to the conditions of registration in the prescribed form and manner within a period of 30 days from the date of the said adoption or modification to the principal commissioner or commissioner, and such trust or institution is registered under section 12AA. क्लॉज ए बी में ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी इनकम आई है, उसने एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए इन ए केस वेयर ए ट्रस्ट हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, तो जिसने रजिस्ट्रेशन मिली गया सेक्शन 12AA में वो तो ठीक हो गया। इन दोनों बातों में अंतर क्या है ए में और ए बी में? और हैज अडॉप्टेड रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम अंडर सेक्शन 12A, तो पहले सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन था, वो अडॉप्ट किया था फाइनेंस एक्ट 1996 के पहले, और उसके बाद अमेंडमेंट करी है उन्होंने, जिसकी वजह से 30 दिन उन्होंने दिए कि जो चेंजेस हैं उन ऑब्जेक्ट्स के उसको या तो अडॉप्ट किया या मॉडिफिकेशंस जो ऑब्जेक्ट्स की जो मॉडिफाई करने के लिए अंडरटेकिंग दी, जो कंफर्म नहीं करती नए उस फाइनेंस एक्ट 96 में जो भी चेंज किया उस रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशंस हैं, और उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में वो देनी थी विद इन 30 डेज प्रिंसिपल कमिश्नर को, और उसके बाद वो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हो गया। तो अल्टीमेटली अभी तक मुझे जो समझ आया है वो ये समझ आया कि सेक्शन 11 और 12 के जो प्रोविजंस हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो सेक्शन 12AA में रजिस्टर होगा, उससे पहले नहीं होंगे। और जो पुराने 12A में था उसने भी मॉडिफिकेशन कर ली होनी चाहिए और अल्टीमेटली 12AA में रजिस्टर हो गया होना चाहिए। कोई डिफरेंट व्यू है क्या अभी तक? नहीं है। AC क्लॉज जो है उसको क्या किया? चलो, following clause AC shall be inserted after clause AB of subsection 1 of section 12A by the taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions Act 2020 with effect from 1/4/21। अच्छा, ये नया सेक्शन है 1 अप्रैल 21 से। और टैक्सेशन एंड अदर लॉज, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन जो आया था 2020 में कोरोना की वजह से, उसके द्वारा ये इंसर्ट किया गया क्लॉज AC। Notwithstanding anything contained in clause A to AB, ये जो ऊपर जो क्लॉज दिए थे A से AB, A और AA और AB, इन तीनों क्लॉज में जो मर्जी लिखाओ, जो मर्जी कहो,
the person in receipt of the income has made an application in the prescribed form and manner to the principal commissioner or commissioner for registration of the trust or institution. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी इनकम जिसे मिली है और उसने एप्लीकेशन लगा दी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को, where the trust or institution is registered under section 12A, पहले जो 12A में, as it stood immediately before its amendment, or under section 12AA as it stood immediately before its amendment by the taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provision act 2020 12 of 2020 within 3 months from the first day of April 21. वो जो बात कर रहे हैं ना कि 30 जून तक ये एप्लीकेशन लगानी है, तो वो इस AC क्लॉज की वजह से आई है, सब क्लॉज 1 की वजह से. 2, where the trust और इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने पुराने रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो 12A में थे 96 से पहले वाले या उसके बाद के जो इस एक्ट, इस जो अमेंडमेंट है उससे पहले रजिस्टर्ड थे, तो यानी कि अल्टीमेटली सारे. 2, where the trust or institution is registered under section 12AB and the period of the said registration is due to expire at least 6 months prior to expiry of that said period. अब जब रजिस्टर हो गए, अब क्योंकि आगे से जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो सेक्शन 12AB में मिलेगा, अब जो जितने भी नए रजिस्ट्रेशन मिलेंगे वो सेक्शन 12AB में मिलेंगे. तो आगे के लिए वो कह रहे हैं कि जो भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर हुआ 12AB में और उसका रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट जो एक्सपायर होने वाली है एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी, जो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिला उसके 6 महीने पहले तक उसको अप्लाई करना है. री रजिस्ट्रेशन की जो बात है, री रजिस्ट्रेशन 30 जून तक करना है और उसके बाद एक बार 5 साल के लिए मिला तो 4.5 साल बाद तक दोबारा से अप्लाई करना है. ये सब क्लॉज 2 से आया. सब क्लॉज 3 कह रहा है where the trust or institution has been provisionally registered, जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. अभी तक जो बात हो रही थी 12A में जो रजिस्टर्ड है पुराने, जो अल्टीमेटली 12AA में हो गए थे, और 12AA में जितने रजिस्टर्ड हैं उनको 30 जून तक 12AB एप्लीकेशन लगानी है, जिसको फिर अल्टीमेटली 12AB रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसका रिन्यूअल जो होगा 5 साल से पहले, मतलब जब एक्सपायरी डेट है उसके 6 महीने पहले तक एप्लीकेशन लगानी है. अब जो नए फ्रेश ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जो कि प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिनको सेक्शन 12AB में, एटलीस्ट 6 months prior to expiry of period of the provisional registration or within 6 months of the commencement of its activities whichever is earlier. तो उनको भी दोबारा से एप्लीकेशन लगानी है कब? 12AB में रजिस्ट्रेशन के बाद, जब वो 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन देंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो उसके 3 महीने पहले तक, या जब उन्होंने अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर ली है, जो भी दोनों में से पहले हो. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से पहले ही कमेंसमेंट कर रखा तो इमीडिएटली, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के बाद कर लिया तो 1 महीने के अंदर, और अभी रजिस्ट्रेशन मिला है लेकिन बिजनेस जो एक्टिविटी है वो कमेंस नहीं की, 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिला प्रोविजन, वो अगर 2.5 साल भी बीत गए, उन्हें 3 साल बीत गए अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, तो भी 2.5 साल के बाद उन्हें रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी. क्लॉज 5V, where the trust or institution has adopted or undertaken modifications of the objects. सर एक पॉइंट छोड़ दिया शायद 4. वो छोड़ दिया. बेसिकली 4 क्या, अब ना ये मैंने 2-3 बार जैसे सुन लिया, 5 बार सुन लिया मैंने ये, तो वो 4 नहीं बोलते हैं, IV बोलते हैं. सेक्शन 12AA नहीं, सेक्शन 12A क्लॉज AC सब क्लॉज IV. सर ऊपर AC 2 बार लिखा हुआ है शायद. AC में एक तो है ना 42, वो 3 स्टार लगाए हुए, स्टार कहाँ आएंगे देखेंगे, पर अल्टीमेटली ये AC यहाँ पर हुआ. Clause IV, where registration of the trust or institution has become inoperative due to the first proviso of 2 subsection 7 of section 11. अगर कोई ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इनऑपरेटिव हो गया सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसकी वजह से, वो शायद कुछ ऐसा बता रहे थे कि अपने जो उन्होंने वायलेशन किया, जिस पर्पस के लिए वो ट्रस्ट बनाया उसके अलावा कुछ और खर्च किया उसने,
तो वो इनऑपरेटिव हो गया, उससे बाहर हो गया। At least 6 months prior to the commencement of the assessment year from which the said registration is sought to be made operative। तो फिर जब वो inoperative हो गया, तो जब भी वो operative बनाना चाहेंगे, तो जिस assessment year में वो चाहते हैं कि इसको हमें operative कर दिया जाए, तो उस assessment year के 6 महीने पहले तक वो से application लगानी है। assessment year ही होना चाहिए क्या? assessment year लिखा है, मतलब आज अगर हमारा इनऑपरेटिव हो गया, हमने कोई वॉयलेशन किया, तो उन्होंने कहा चलो किक मार दी, बाहर आ गए, आप 11, 12, 13 से बाहर आ गए, तो कहते नहीं नहीं हमने गलती हो गई जी, हमें से ऑपरेटिव जो भी इसका जो भी आगे उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली हम जो भी पनिशमेंट या जो भी कुछ करना होगा, वो कहते हैं इसे ऑपरेटिव में कन्वर्ट कर दो दोबारा से। तो अब हम अगले असेसमेंट ईयर से चाहेंगे ना 22-23 से, तो 22-23 से 6 महीने पहले यानी कि 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर 21 तक हमें वो ऑपरेटिव करने की जो एप्लीकेशन है वो लगा दी होनी चाहिए। तो हमारे 6 महीने तो करंट ईयर के निकल चुके होंगे, जो कि हाँ, तो उसी करंट ईयर में तो हम डिफॉल्ट करेंगे। जब हम करंट ईयर में डिफॉल्ट करेंगे, जिसकी वजह से 11 सबसेक्शन 7 ऑपरेटिव हो जाएगा फर्स्ट प्रोविजो, और उसको डन अवे करने के लिए हमें ऑपरेटिव में कन्वर्ट कराने के लिए हमें वो अगले साल से देंगे, और उस अगले साल से 6 महीने पहले पहले हमें वो एप्लीकेशन लगानी है। क्या कर रहे हैं? ठीक है, आएंगे तब समझ आएगा जब 11 पढ़ेंगे। हंसराज सर तो सर सो गए। हाँ, हंसराज सर तो सो गए, अच्छा उठे हुए हैं। सब क्लॉज बी, where the trust or institution has adopted or undertaken modifications of the objects which do not conform to the conditions of registration within a period of 30 days from the date of the said adoption or modification। ये सारी वो बातें आ रही हैं। अब जब वो कह रहे थे ना कि हमें जनरली तो हमें 10A में अप्लाई करना है, 10AB हमारा जब लगेगा, दो फॉर्म नए आए हैं 10A और 10AB। 10A में हमें सबको अप्लाई करना है, 10AB कब कब आएगा, एक जब हम 5 साल हो जाएंगे, 5 साल से 6 महीने पहले दोबारा से एक्सटेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई करेंगे, तब 10AB में करेंगे एक। दूसरा, जब हमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला और उसको प्रोविजनल को हम रेगुलराइज कराने के लिए अप्लाई करेंगे, कब, या तो 3 साल से 6 महीने पहले होने 2.5 साल के बाद, 2.5 साल कंप्लीट होने से पहले पहले, या अगर हमारा एक्टिविटी कमेंस हो जाती है उसके 1 महीने के अंदर। 1 महीना था ना, नहीं 6 महीने, 6 महीने, हाँ 6 महीने, तो तब हमें 12AB में 10AB फॉर्म भरना है। तीसरा उन्होंने बताया था कि अगर इनऑपरेटिव हो गया, 11/7 लग गया, तब हमें उसको ऑपरेटिव बनाना है, तो 10AB अप्लाई करना है। चौथा, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया है और वो ऑब्जेक्ट क्लॉज ऐसा चेंज किया जिससे कि वो मॉडिफिकेशन हो गए एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो रजिस्ट्रेशन के समय थे, और उस कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को कंफर्म नहीं करते उस मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से। मतलब इसमें ये बताया था कि माइनर ऑब्जेक्शन, माइनर चेंजेस है, माइनर मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करते हैं, कंफर्म करते हैं, तब नहीं है जरूरत। लेकिन अगर मेजर मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन है उसको कंफर्म नहीं कर रहे वो चेंज्ड ऑब्जेक्ट, तब हमें जिस दिन हम उसको चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमने 10AB के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। और VI in any other case at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year from which the set registration is sought। वो कहते हैं जिस असेसमेंट ईयर में आप मतलब के लिए आप रजिस्ट्रेशन सॉर्ट कर रहे हो, उस असेसमेंट ईयर को शुरू होने से पहले 1 महीना कम से कम एप्लीकेशन लग जानी चाहिए। मतलब आज अगर हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो पहली बार के लिए मॉडिफिकेशन है, पहले जो नया चेंजेस किए हैं, इसलिए तो वो इस साल के लिए एप्लीकेशन इसी साल में लग रही है। अदरवाइज अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, असेसमेंट ईयर 22-23 जो इस समय चल रहा है, असेसमेंट ईयर 21-22 की अगर एप्लीकेशन लगानी होती, 21-22 से ही चल रहा है ना अब तो। हाँ, 21-22 तो फाइनेंशियल ईयर आ गया ना। हाँ, फाइनेंशियल ईयर आ गया,
तो अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेशन लगानी थी, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए लगानी है, तो हमें 28 फरवरी तक लगानी है मैक्सिमम, कम से कम 1 महीना पहले उस प्रीवियस ईयर का। कौन सा प्रीवियस ईयर? जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप उसको 11-12 के लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। क्लॉज बी, where the total income of the trust or institution as computed under this act without giving effect to the provisions of section 11 and 12 exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, the accounts of the trust or institution for that year have been audited by an accountant as defined in the explanation below subsection 2 of section 288 before the specified date referred to in section 44AB, and the person in receipt of the income furnishes by that date the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed. यहाँ पर ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की जो इनकम है इस एक्ट के अंदर जैसे कंप्यूट करने के बाद विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11-12, तो जो भी टोटल इनकम है उसको 11-12 से एग्जम्पशन लेने से पहले अगर वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उसके जो अकाउंट्स हैं ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के उस साल के लिए ऑडिटेड कराने पड़ेंगे 2.5 लाख से अगर ज्यादा है तो। और as defined in explanation of subsection 2 of section 288, कब तक कराने हैं? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 44AB, जो भी 44AB में स्पेसिफाइड डेटा रेफर की है उससे पहले। और ऐसा पर्सन जिसको ऐसी इनकम है एंड द पर्सन रिसीट ऑफ द इनकम फर्निशेस, वो ट्रस्ट या सोसाइटी जो है फर्निश करेगी वो रिपोर्ट उस डेट तक जो 44AB में है, सच ऑडिट रिपोर्ट एज इज प्रिस्क्राइब्ड duly signed and verified by chartered accountant. Clause BA, the person in receipt of the income has furnished the return of income for the previous year in accordance with the provision of subsection 4A of section 139 within the time allowed under that section. और जिसके ऐसी इनकम आ रही है उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी है 139 सबसेक्शन 4A के हिसाब से टाइमली। सबसेक्शन 2, सर एक बार ये सबसेक्शन 1 एक बार थोड़ा समराइज कर दूं। सेक्शन 1 में क्लॉज बी, मतलब क्लॉज बी। अच्छा, क्लॉज बी वो ये कह रहा है कि जो भी किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की जो इनकम है, जो भी उसकी टोटल इनकम है, इनकम क्या है? वॉलंटरी रिसीट्स या कोई रेंटल इनकम या कोई इंटरेस्ट इनकम या जो भी कोई इनकम है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को लगाने से पहले सेक्शन 11 और 12 क्या एग्जेम्पशन करती है? सर 12 में तो इनकम की डेफिनेशन दी गई है ना। 12 में तो इनकम की डेफिनेशन दी गई है कि क्या क्या इनकम मानी जाएगी, जैसे कि इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या वैल्यू ऑफ एनी सर्विसेज रिसीव्ड बाय हॉस्पिटल्स एंड ऑल। ठीक है, सेक्शन 11 या 12 को लगाने से पहले अगर उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है जो कि चार्जेबल नहीं है टैक्स के लिए, 2.5 लाख से ज्यादा बनती है, तब उसको ऑडिट करानी है। और ऑडिट कब तक करानी है? जो 44AB में जो सेक्शन में स्पेसिफाइड डेट है तब तक, और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है उसी डेट तक, और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है उसी डेट तक। फिर इसमें कौन सी इनकम आ सकती है वैसे? पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेरे पास एक भी ट्रस्ट, एक भी सोसाइटी नहीं है। ठीक है सर। मैंने आज तक एक भी रिटर्न नहीं भरी है ट्रस्ट सोसाइटी की। सबसेक्शन 2, वेयर एन एप्लीकेशन, वीना जी अगर कोई गाइडेंस दें तो पता नहीं, उन्होंने बहुत सारा नहीं है। नहीं, आपने पहले क्या हो सकता है ना एसएमसी में? नहीं एसएमसी में भी ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था। बनाया था बाद में इन्होंने एक सीएसआर एक्टिविटी के लिए, लेकिन जब मैंने छोड़ा था उससे जस्ट पहले ही, क्योंकि ये सीएसआर वगैरह कंपल्सरी हुआ था, तब इन्होंने बनाया था। ठीक है। सबसेक्शन 2, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड on or after 1st day of June 2007, the provisions of section 11 and 12 shall apply in relation to the income of such trust or institution from the assessment year immediately following the financial year in which such application is made.
सिंपल सी बात है। 1 जून 2007 से पहले के तो प्रोविजन कुछ और थे, और 1 जून 2007 के बाद जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन लगाई है, उस असेसमेंट ईयर जो भी उस फाइनेंशियल ईयर के बाद आएगा, मतलब रेलेवेंट असेसमेंट ईयर उस फाइनेंशियल ईयर से जिसमें एप्लीकेशन लगाई है, तो उस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 और 12 उस इनकम के लिए उस साल के लिए लगेंगे, अप्लाई होंगे। Provided that where registration has been granted to the trust or institution under section 12AA, then the provision of section 11 and 12 shall apply in respect of any income derived from property held under trust or of any assessment year preceding the aforesaid assessment year, for which assessment proceedings are pending before the assessing officer as on the date of such registration, and the objects and activities of such trust or institution remain the same for such preceding assessment year. प्रोविजो है कि कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया गया है वो किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को जो 12AA में, मतलब एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड बंदा है, ट्रस्ट है, तब सेक्शन 11 और 12 के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे उस इनकम से रिलेटेड जो कि ड्राइव हुई है उस प्रॉपर्टी से जो कि ट्रस्ट के पास है, किसी भी उस असेसमेंट ईयर preceding the aforesaid assessment year, of any assessment year preceding the aforesaid assessment year, for which assessment proceedings are pending before assessing officer. अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है असेसिंग ऑफिसर के सामने उस समय जब ये नया रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, डेट ऑफ, क्योंकि जो 12A की बात कर रहा है पहले 12AA में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अब उसने दोबारा से अप्लाई करना है री रजिस्ट्रेशन के लिए या री अप्रूवल के लिए, तो और साथ ही साथ उसका कोई केस पेंडिंग है, असेसमेंट पेंडिंग है किसी असेसिंग ऑफिसर के सामने जिनको रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है, या ऑब्जेक्ट या एक्टिविटीज उस ट्रस्ट की इंस्टीट्यूशन की, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज उस इंस्टीट्यूशन की सेम रहनी चाहिए जो पिछले असेसमेंट ईयर में थी। तो जो प्रोविजन लगेंगे सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के, वो उस असेसमेंट ईयर के लगेंगे जो जिस असेसमेंट ईयर में रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे पहले वाला रजिस्ट्रेशन असेसमेंट ईयर। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर that no action under section 147 shall be taken by the assessing officer in case of such trust or institution for any assessment year preceding the aforesaid assessment year, only for non-registration of such trust or institution for the said assessment year. Second further provision है, प्रोविजो है कि कोई एक्शन 147 सेक्शन में नहीं लिया जाएगा ब्लड डोनेशन का असेसिंग ऑफिसर द्वारा। कब नहीं लिया जाएगा? इन केस ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर एनी असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द अफोरसेड असेसमेंट ईयर, ओनली फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर दैट असेसमेंट ईयर। मीनिंग मुझे तो क्लियर नहीं हुआ। नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 148 में केस नहीं खुलेगा ना, मतलब है अंडर सेक्शन 147 कह रहे हैं ना ये। हाँ हाँ, तो मतलब पिछले 6 साल का कोई केस नहीं खोलेंगे। ओके। प्रीसीडिंग एनी असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग द अफोरसेड असेसमेंट ईयर। हाँ, ये ऊपर वाले पॉइंट से लेकर उसको कनेक्ट करके चल रहे हैं। कि अगर नहीं वो कह रहा है नो एक्शन शैल बी टेकन ओनली फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर द सेड असेसमेंट ईयर। सिर्फ और सिर्फ नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से कोई उसका 147 में नहीं लेके आएंगे। Provided also that provisions contained in the first and second proviso shall not apply in case of any trust or institution which was refused registration or the registration granted to it was cancelled at any time under section 12AA वगैरह। लेकिन ये जो भी प्रोविजो है ना, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो, वो अप्लाई नहीं करेगा किसी भी ट्रस्ट के लिए अगर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, या रजिस्ट्रेशन ग्रांट तो किया था लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया, तब फिर ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, प्रोविजो पहला और दूसरा। तो उसका केस खुल सकता है।
रजिस्ट्रेशन ना लेने की वजह से अगर कोई 147 में लेना है तो वो एक्शन उस साल के लिए नहीं लेंगे, उस असेसमेंट ईयर के लिए नहीं लेंगे जो कि प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर है। मतलब जिस असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं उससे पिछले वाला जो असेसमेंट ईयर है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उस असेसमेंट ईयर के लिए नहीं 147 लेंगे, उससे पहले वालों के लिए ले सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रोविजोर है, वो उस ट्रस्ट के लिए अप्लाई नहीं होगी कि लगाया था जी हमने तो 4 साल पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन, आपने रिजेक्ट कर दिया, या अप्लाई भी आपने पहले उस समय रिजेक्ट नहीं किया था, अप्रूव कर दिया था, लेकिन बाद में आपने कैंसिल कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन। तो अगर डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया रजिस्ट्रेशन या कैंसिल कर दिया, तब उस केस में ये सेक्शन 147 वाला जो इशू है वो नहीं लेंगे। ये था सेक्शन 12A। ये भी 2 पेज का है। अब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बता रहा है, जो कि हमने 2-3 सेमिनार में पढ़ा है, फटाफट पढ़ा जाएगा। 12AA subsection 1, the principal commissioner or commissioner on receipt of an application for registration of a trust or institution made under clause A, AA, AB of subsection 1 of 12A, 12A में, AA में और AB में जो भी 3 क्लॉज में रजिस्ट्रेशन कल करें सर, अब कल करें इसको, कल कर लेंगे, आप जैसा बोलो मैडम।